तो वहीं इसरो अपने प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर रहा है। कल तकनीकी दिक्कत आने से इसरो ने इसे एक दिन के लिए टाल दिया था। जैसे कि प्रोबा 3 मिशन को इसरो अपने PSLV C59 से लॉन्च कर रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मिशन के जरिए सूर्य की स्टडी होगी। Majestic liftoff of the PSLV C59 Proba 3 mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV C59 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यह पूरी तरह सामान्य उत्थापन है और अपने उद्देश्य में अच्छा किया गया। और सोलर रेडिएशन, सोलर स्टडी के लिहाज से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये तीसरा मिशन है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है प्रोबा 3। सन का जो डार्क एरिया है, आउटर कोरोना इनर कोरोना के बीच का एरिया, उसको स्टडी किया जाएगा प्रोबा 3 के जरिए। स्पेन, बेल्जियम जैसे जो देश हैं, इनका एक संयुक्त मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से, जिसकी लॉन्चिंग इंडियन एजेंसी की तरफ से यानी कि इसरो की तरफ से की जा रही। कल दोपहर 12 बजे लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लॉन्चिंग को डिले किया गया और आज इसकी लॉन्चिंग हो रही है। और अब ये जो आउटर कोरोना इनर कोरोना के बीच का डार्क एरिया है सन का, उसकी स्टडी करेगा प्रोबा 3। सोलर मिशन के लिहाज से यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये तीसरा मिशन और बेहद अहम है। खास करके आदित्य L1 भी सूर्य की स्टडी को लेकर एक अहम मिशन इंडिया का, और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देश भी, दूसरी स्पेस एजेंसीज भी इसी सिलसिले में अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी पृथ्वी पर भेजेगा। रेडिएशंस क्या रहते हैं, रेडिएशंस का असर क्या होता है, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। About the strap on separation. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. तो लगभग 550 किलोग्राम का वजन, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। लॉन्चिंग सफल रही है। अब इसकी आगे की गतिविधियां जो हैं उस पर नजर डाली जा रही है। प्रोबा 3 में 2 सैटेलाइट्स हैं, एक कोरोनाग्राफ जो कोरोना की स्टडी करेगा, दूसरा ऑकुल्टर है, और दोनों एक साथ लॉन्च हुए हैं। सूर्य के बाहरी वायुमंडल यानी कि जो आउटर कोरोना है उसका अध्ययन करने के लिए 1 मिलीमीटर तक की सटीक संरचना बनाएंगे। कोरोना सूर्य से भी ज्यादा गर्म है और यहीं से मौसम पर भी असर पड़ता है, इसका भी यहां अध्ययन किया जाएगा। और श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम में कुछ दिक्कत आई थी, इस वजह से कल इसकी लॉन्चिंग टल गई थी और आज उससे दिक्कत को दूर किया गया। और आप देख सकते हैं किस तरह से अभी तक जो लॉन्चिंग के बाद का पूरा टाइम पीरियड है उसे भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। प्रोजेक्शन मॉनिटर किया जा रहा है कि तय प्रोजेक्शन के आधार पर किस तरह से ये आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप ग्राफ भी दे सकते हैं और आउटर एटमॉस्फेयर की तरफ अब धीरे धीरे PSLV का हिस्सा ही बढ़ता हुआ। अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए अब ऊष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यान से पृथक किया जा चुका है। With the payload fairing separation, the rocket has left behind some more unnecessary mass. Dense atmosphere is crossed now. No more requirement to shield the spacecraft or the aerodynamic shape. Char and Port Blair stations currently tracking. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। अब हम प्रमोशन से 230 सेकेंड की दूरी पर आ चुके हैं। इस समय ऊंचाई 147 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 4.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 152 kilometers altitude. We are 247 seconds into the launch. PS2 still operating. द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होता है, यानी वह अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही कर रहा है। Second stage separated, third stage ignited. और यहाँ द्वितीय चरण अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर यान से पृथक किया जा चुका है तथा तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य।
यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ उद्दिष्ट पथ पर। Third stage of PSLV, called HPS-3. Ignition is confirmed and healthy operation also is confirmed Plus by the 5 Range minutes. Operations Director. The stage operates on hydroxyl terminated polybutadiene-based solid propellant. 7.6 tons of propellant loading, 239.6 kilonewton. और चलिए आगे बढ़ते बात होगी महाराष्ट्र की नई सरकार का गठन आज होने जा रहा है। शाम के 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। हालांकि अभी तक कैबिनेट को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं है, जल्द ही नामों का ऐलान हो सकता है। हालांकि इस बार अनोखा यह है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता के तौर पर अजीत पवार के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मुंबई में 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसे लेकर मेहमानों का पहुंचना भी जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ओडिशा के सीएम मोहन मांझी, पेमा खांडू समेत कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए हैं। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद राजभवन में अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंत्रियों को शपथ दिलाई और नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट भी किया गया, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने अपने 50% मंत्रियों को बदल दिया है। खास बात यहाँ यह है कि राज्य गठन के बाद पहली बार फॉरवर्ड कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया और इससे पहले 1 या फिर 2 मंत्री हमेशा फॉरवर्ड कोटे से बनते रहे हैं। पिछली बार गढ़वा से चुनाव जीते मिथिलेश ठाकुर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंत्री बनाए गए और इस बार वो चुनाव हार गए। इसके बाद इंडिया ब्लॉक ने फॉरवर्ड कोटे को खत्म कर दिया। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि एलओपी राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस अपने ओपन सोसाइटी को फंडिंग करते हैं। ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये मुद्दा गंभीर है, देश की एकता और संप्रभुता का मुद्दा है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में 43वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान में सीएम योगी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। कहा संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। हिंदुओं को इससे अच्छा कोई और नहीं समझा सकता, इसलिए एक हैं तो सेफ है। जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह शंटी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, शंटी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। वो 2013 में भाजपा के टिकट पर दिल्ली के शाहदरा से विधायक चुने गए। दरअसल जितेंद्र सिंह शंटी को कोविड काल में एम्बुलेंस मैन के रूप में जाना गया। आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद शंटी ने कहा कि मैं 3 बार विधायक रह चुका हूं, लेकिन मैं राजनीति से दूर हो गया था। कोविड के दिनों में मैंने लोगों के लिए काम किया। जब मैं लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहा था, तब अरविंद केजरीवाल ने मुझे साथ काम करने के लिए बुलाया था। मैं और अरविंद केजरीवाल दोनों ही भगत सिंह के अनुयायी हैं। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल को एक लेटर लिखा। पत्र में रामनिवास गोयल ने खुद के चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की बात कही। पार्टी के सभी विधायकों की ओर से दिए गए सम्मान पर आभार जाहिर किया। रामनिवास गोयल ने राजनीति से संन्यास लेने में बढ़ती उम्र की बात कही। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर फायरिंग को लेकर शिरोमणि अकाली दल, पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी सरकार आमने सामने है। एक तरफ सीएम भगवंत मान से लेकर समूची आम आदमी पार्टी लीडरशिप और मंत्री पंजाब पुलिस को सुखबीर की जान बचाने का क्रेडिट दे रहे हैं, तो वहीं अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत बुल्लर ने कहा कि वो फायरिंग की घटना की सुखबीर के प्रति सहानुभूति के एंगल से जांच करेंगे। इसके बाद अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने गोल्डन टेम्पल का एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया, जिसमें उनका दावा है कि 4 दिसंबर को हुए हमले से एक दिन पहले 3 दिसंबर को अमृतसर पुलिस के एसपी हरपाल सिंह आतंकी हमलावर नारायण सिंह चौड़ा से मिले थे। जस्टिस मनमोहन के रूप में सुप्रीम कोर्ट को नया जज मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस मनमोहन को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस मनमोहन अब तक दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 3 दिसंबर को राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। जस्टिस मनमोहन 2008 से दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 पदों में से 2 पद खाली थे। ये पद जस्टिस सीमा कोहली और चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से खाली हुए थे। जस्टिस मनमोहन की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 हो गई है। एक पद अभी भी खाली है।
खबर गुजरात के कच्छ से है, जहां पर नकली ईडी की टीम पकड़ी गई। ये सारा मामला कच्छ में सामने आया। बताया जा रहा है कि इस टीम में शामिल 8 लोगों को पुलिस की विशेष शाखा ने हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस फर्जी ईडी टीम ने व्यापारियों और ठेकेदारों से वसूली को अंजाम दिया। इससे पहले ऐसे एक मामले में अहमदाबाद क्षेत्र में 1.5 करोड़ की वसूली करने वाले ओमवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया था और अब एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया। और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को लेकर शॉकिंग खबर आई सामने। बताया जा रहा है कि सलमान की शूटिंग साइट पर एक व्यक्ति ने अवैध तरीके से एंट्री की और संशय आने पर जब उससे पूछताछ हुई, यानी जब उस पर शक हुआ तो उससे पूछताछ हुई और शख्स ने कहा कि बिश्नोई को बोलूं क्या। संदिग्ध को पूछताछ के लिए शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक घटना मुंबई के जोन 5 में हुई है। संदिग्ध ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल भी किया। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि सलमान खान शूटिंग साइट पर मौजूद थे जब ये अज्ञात व्यक्ति अंदर एंटर करता है। क्रू के कुछ लोगों ने उसे देखा तो कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम वो लेता नजर आया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। खबर आगरा से, जहां तेज रफ्तार कार नाले में गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से पूरा परिवार लौट रहा था। इसी दौरान कार नाले में गिरी। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को सुरक्षित बचा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर रहे हैं और इस दौरान से विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक न्योता दिया है, जिसे गृह मंत्री ने सहर्ष स्वीकार भी किया है। मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य के नक्सल विरोधी अभियानों की हालिया उपलब्धियां और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्य के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत भी करवाया। दिल्ली के नेब सराय में ट्रिपल मर्डर की खबर ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। दरअसल दिल्ली में कलयुगी बेटे ने अपने मां, बाप और बड़ी बहन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने शातिराना तरीके से कहानी भी रच दी। हालांकि पुलिस के सवालों में फंसकर उसने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के सामने सारे राज उसने उगल दिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी।